अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो एक तवील सियासी मंसूबे की कहानी है जिसे हमारे ज़राए प्रोजेक्ट इमरान खान का नाम देते हैं। अच्छा, इस मंसूबे का जो दूसरा हिस्सा है वो तो आज सबके सामने है, लेकिन हम इसकी जड़ों तक जाएंगे, इसके सीज़न 1 तक कि ये सब शुरू कैसे हुआ। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। हम एक गद्दारी की दास्तान से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि ये मंसूबा असल में बना कैसे, इत्तेहाद का ये लंबा खेल कैसे खेला गया, इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए आखिरी धक्का कैसे लगा, और आखिर में इस इंजीनियरिंग के पूरे चक्कर का जायजा लेंगे। तो आइए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, गद्दारी की एक कहानी। हमारे ज़राए इस पूरे सियासी वाक़े को समझाने के लिए एक बहुत पुराने रोमी अलमिए का हवाला देते हैं, जो इस जदीद सियासी दास्तान की एक तरह से बुनियाद रखता है। ये मशहूर जुमला एतू ब्रूटे यानी ब्रूटस तुम भी, ये जूलियस सीजर ने तब कहा था जब उसके सबसे करीबी साथी ने उसे धोखा दिया। जरिया इस जुमले को इस्तेमाल करता है ताकि ये नुक्ता समझा सके कि सबसे बड़ा खतरा अक्सर उन लोगों से होता है जिन पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। और उसूल आज भी वही है, ज़माने बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन ये हकीकत नहीं बदलती कि ताकत को सबसे बड़ा चैलेंज अक्सर अपने सबसे काबिल एतमाद लोगों से ही मिलता है। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर कि इस मंसूबे की इब्तिदा कैसे हुई। ये कहानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बनने से भी पहले की है, जब एक तीसरी कुव्वत बनाने का मंसूबा तैयार हो रहा था। तो बात है 1995 की। हेरोल्ड मैगजीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक प्रेशर ग्रुप बनाया गया। अब इस ग्रुप में थे कौन? 3 बड़े नाम, इमरान खान, मोहम्मद अली दुरानी और जनरल हमीद गुल। और मकसद बिल्कुल साफ था, जो इस वक्त की 2 बड़ी सियासी जमातें थीं उनके मुकाबले में एक तीसरी कुव्वत खड़ी करना। तो इस मंसूबे की बुनियाद आप कह लें 3 चीज़ों पर रखी गई थी। पहली, मिडिल क्लास के लिए एक तीसरी कुव्वत बनाना। दूसरी, एक करिश्माती चेहरा सामने लाना, और इसके लिए इमरान खान को चुना गया, जो उस वक्त कहते थे मैं सियासतदान नहीं हूं। और तीसरी, इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल करना, जिसके लिए जनरल हमीद गुल को एक नज़रियाती रहनुमा के तौर पर शामिल किया गया। अब एक और दिलचस्प बात, ज़राए के मुताबिक इसी प्रेशर ग्रुप में शामिल होने की दावत अब्दुल सत्तार एदी साहब को भी दी गई, लेकिन उन्होंने ये कहकर माजरत कर ली कि भाई जज्बाती ना हो, हम लोग कुछ तब्दील करने की पोजीशन में नहीं हैं, हमें अपने काम पर, अपने फ़राइज़ पर तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जरिया ये भी दावा करता है कि एदी साहब के इनकार के बाद उन पर एक ब्रिगेडियर की तरफ से मुबैना तौर पर इतना दबाव डाला गया कि आखिरकार उन्हें अपनी हिफाजत के लिए पाकिस्तान छोड़ना पड़ गया। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, इत्तेहाद का तवील खेल। ये कोई 1-2 दिन की कहानी नहीं, ये 15 साल पर फैली हुई एक ऐसी कहानी है जिसमें वफादारियां बदलती रहीं और हिकमत अमली के तहत फैसले होते रहे। इस सफ़र के कुछ अहम मोड़ देख लेते हैं। 1996 में पीटीआई बनी, 1999 में इमरान खान ने जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ की हिमायत की, फिर 2002 में सीटों की तकसीम पर मुशर्रफ साहब से रास्ते अलग हो गए, और फिर कई सालों बाद 2011 का वो मशहूर लाहौर जलसा हुआ, जिसे ज़राए इस प्रोजेक्ट का असल अवामी लॉन्च करार देते हैं। अच्छा, ये जो मुशर्रफ से अलहदगी हुई, ये हुई क्यों? यहाँ पर हमें 2 अलग अलग कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। इमरान खान का मौक़िफ़ ये था कि वो मुशर्रफ के करप्ट सियासतदानों से इत्तेहाद करने पर नाराज़ थे। वहीं जनरल मुशर्रफ का कहना था कि खान साहब 90 से 100 सीटें मांग रहे थे, जबकि पोलिंग डेटा की बुनियाद पर उन्हें सिर्फ 8 से 10 सीटों की पेशकश की गई थी। और 2011 के इस जलसे के पीछे क्या था, इस पर परवेज़ इलाही का एक बयान काफ़ी रोशनी डालता है। वो बताते हैं कि जब उन्होंने जनरल शुजा पाशा से कहा कि पाशा साहब आप हमारे बंदे तोड़ रहे हैं, तो उन्होंने इनकार किया, लेकिन फिर साथ ही ये भी कहा कि वो उनकी इमरान खान से मुलाकात करवा देते हैं। और अब हम पहुंचते हैं चौथे और शायद सबसे अहम हिस्से पर, इक़्तिदार तक आखिरी धक्का। यहाँ हम उन इल्ज़ामात को देखेंगे जिनमें मरबूत मंसूबों, मीडिया पर दबाव और अदालती इंजीनियरिंग की बात की गई है। इसकी शुरुआत होती है लंदन प्लान से। सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ महज एक इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई मुनज़्ज़म साजिश काम कर रही थी? सहाफ़ी मुर्तज़ा शाह की रिपोर्ट के मुताबिक एक ही वक्त में लंदन में कौन कौन मौजूद था? इमरान खान, डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी, चौधरी बरादरान और मुबैना तौर पर रियासती हैंडलर्स, और कहा जाता है कि ये सब वहाँ इस्लामाबाद में होने वाले मरबूत धरनों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। ज़राए के मुताबिक इसी दौरान मुल्क के 2 सबसे बड़े मीडिया हाउसेस को मुनज़्ज़म तरीके से कमज़ोर किया गया। हामिद मीर पर हमले की रिपोर्ट के बाद जियो न्यूज़ पर गद्दारी के इल्ज़ामात लगे और इसकी नशरियात रोक दी गईं। डॉन लीक्स की खबर पर डॉन न्यूज़ को दबाव का सामना करना पड़ा, और रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों मुहिमों की हिमायत इमरान खान की जमात ने भी की। और फिर आता है साल 2017, पनामा पेपर्स केस का फैसला।
یہ ملک کی سیاسی تاریخ میں ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا جس نے ذرائع کے مطابق عمران خان کے لیے اقتدار کا راستہ بالکل صاف کر دیا۔ اس کیس کے بارے میں ایک گمنام کورٹ رپورٹر نے ذریعہ کے مطابق یہ بتایا کہ یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ جنرل باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں کے درمیان ایک مسلسل رابطہ موجود تھا۔ ذریعہ ایک اور واقعے کا بھی ذکر کرتا ہے جب رینجرز نے وفاقی وزراء کو عدالت میں داخل ہونے سے روک دیا، جبکہ کچھ دیر بعد صحافی آصف بشیر چودھری نے ISI کے ایک کرنل کو جج کے کمپلیکس سے پچھلے راستے سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ لیکن اتنی حمایت کے باوجود ایک مسئلہ اب بھی باقی تھا، ووٹوں کی کمی۔ تو اس کا حل کیا نکالا گیا؟ جنوبی پنجاب صوبہ محاذ بنایا گیا۔ درجنوں الیکٹیبلز اپنی پارٹیاں چھوڑ کر اس محاذ میں شامل ہوئے اور پھر انتخابات سے ٹھیک پہلے یہ پورا کا پورا محاذ PTI میں ضم ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم آتے ہیں اپنے آخری حصے پر، انجینئرنگ کا چکر۔ کیا صرف چہرے بدلے ہیں لیکن کھیل آج بھی وہی ہے؟ یہ سوال ہمیں واپس وہیں لے جاتا ہے جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی۔ صحافی آصف بشیر چودھری اس پوری صورتحال کو بہت خوبصورتی سے سمیٹتے ہیں جب وہ کہتے ہیں نام بدل گئے ہیں لیکن وہی غلطیاں دہرائی جا رہی ہیں۔ یہ کل جتنا غلط تھا اتنا ہی آج بھی غلط ہے۔ تو ذریعہ ہمیں سیاسی انجینئرنگ کے ایک ایسے چکر کے بارے میں بتاتا ہے جہاں کردار تو بدل جاتے ہیں لیکن اسکرپٹ وہی رہتا ہے، اور آخر میں یہ ایک بڑا سوال چھوڑ جاتا ہے جس پر سوچنا ضروری ہے، کیا یہ چکر کبھی ٹوٹ بھی پائے گا؟